हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर और जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है करंट डेंसिटी। पहली बात तो करंट डेंसिटी क्या बोला है, मीन्स क्या टर्म है वो, उसके बारे में हम समझेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए आप पॉज करके उसको ट्राई कर लेना। लेकिन उसके पहले आज हम शुरू करने वाले हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन का नाम है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आपको पॉज करके ट्राई करना है। इस क्वेश्चन के जरिए हम आज का जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर समझो। अ स्टेडी करंट फ्लोस इन अ मेटालिक कंडक्शन, क्या लिखा है, अ स्टेडी करंट फ्लोस इन अ मेटालिक कंडक्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक मेटालिक वायर होगा या कुछ भी मेटालिक कंडक्टर होगा जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो हम ऐसा मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन जो है एकदम नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स कहीं से भी वेरी कर रहा है, ऐसे ऐसे करके क्रॉस सेक्शन जो है एकदम ही नॉन यूनिफॉर्म है। क्या बोल रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी या क्वांटिटीज इज और आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स हमको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर डिफरेंट, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स एरिया पर डिपेंड नहीं करती कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्या है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकता है। इसको पॉज करके पहले एक बार ट्राई कर लो। पूरा जो है कल का ही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है आज का, तो इसको पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कौन से क्वांटिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। हमको सबकी फॉर्मूला पता है यहाँ पर, तो हम पहले थोड़ा बहुत फॉर्मूला का रिवीजन करा देते हैं। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि E/m, ये हमारा एक्सेलरेशन था। E/m हाफ ऑफ AT² किया था ना, तो E/m हमारा एक्सेलरेशन था और इनटू टाउ था। ये टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और VD है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मेरा फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ऐसा हमारा करंट पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। तो पहली बात तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो करंट होता है, करंट बिकॉज करंट जो होता है वो फिक्स होता है। मैंने आपको बताया था वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। कैसे, मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था वो पाइप का कि पानी निकलता है, मतलब उसके अंदर पानी जो रहेगा वो टोटल तो सेम ही रहेगा ना। आप भले इसको आधा दबा दो, उसका एरिया कम कर दो, एरिया कम कर दोगे तो पानी और तेज से निकलेगा। उसी प्रकार करंट में भी ऐसा होता है। नंबर ऑफ चार्जेस तो फिक्स है, देखो यहाँ पर लिखो, नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो तो फिक्स है ना, किसी मेटल में कितने चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्ज तो फिक्स है। अगर नंबर ऑफ चार्ज फिक्स है तो कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो फिक्स है, और चार्ज के फ्लो को रेट को हम करंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहली बात, ये बात आपको ध्यान रखना, बेसिक बात है कि करंट जो है वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अब इसी के ऊपर से हम सारा निकालेंगे। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम करंट बोलते हैं। तो उस हिसाब से ये भी ऑप्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन में क्या दिया है, चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ गिवन इंटरवल। और नंबर ऑफ चार्जेस वो सेम ही होते हैं, वो एरिया पर डिपेंड थोड़ी करेंगे। जैसे यहाँ पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन बना लो आप, अगर इस तरह से क्रॉस सेक्शन बना लोगे आप इस तरह से, तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर उतने ही चार्जेस जो है जल्दी जल्दी निकलेंगे, फास्ट। यहाँ पर उतने ही चार्जेस का फ्लो जो रहेगा वो फास्ट रहेगा, और यहाँ पर उतने ही चार्जेस का फ्लो रहेगा वो आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो है स्पीड ज़्यादा रहेगी, बिकॉज चार्ज यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा, और यहाँ पर एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन करंट तो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, I=VD/ENA, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। बिकॉज करंट कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पर समझो तो करंट तो कांस्टेंट हमने ढूंढ लिया। तो ये हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये भी क्या है, चार्ज। करंट क्या होता है, I=Q/T होता है, I=Q/T। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्ज तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन इंटरवल
कांस्टेंट है, ठीक है, बिकॉज करंट कांस्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर ये रिलेशन का देखो I = VDE/NA, ठीक है, V ना करके हमने याद किया था। तो यहाँ पर करंट कांस्टेंट है। और दूसरी बात देखो और कौन से टर्म है इसके अंदर, तो VD का रिलेशन निकालो। VD का रिलेशन क्या हो जाएगा, VD = हो जाएगा, देखो यहाँ पर VD = हो जाएगा I/E × N × A। तो करंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट, N जो है नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स वो भी कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब बचा क्या रहेगा, एरिया। एरिया बचा रहेगा। तो VD जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा, जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगा। इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। पूछा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबसे पहले बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो इसी रिलेशन से आप ढूंढ सकते हो ये वाला रिलेशन। देखो ये रिलेशन, इसको अगर n सब्जेक्ट बना लोगे तो हो जाएगा I/E × VD × A हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर अगर एरिया कम करोगे तो स्पीड ज़्यादा, स्पीड कम करोगे तो एरिया ज़्यादा, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर अलग अलग मटेरियल के लिए वो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कोई मटेरियल में डिफाइन कर दे कॉपर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो तो फिक्स रहेंगे ना, वो तो डिपेंड करता है। क्वांटम का एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये तो जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, चाहे बड़ा लो छोटा लो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट में बचा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से हम देखें, तो देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, ये वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म दिख रहा है। अब VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये कांस्टेंट है, ये मास है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब कांस्टेंट ही है। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ रहा है। इसका मतलब अगर VD एरिया पर डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर VD एरिया पर डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर VD की जगह आप I/E/NA रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मीन्स जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगी, मीन्स उसकी डेंसिटी। और जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये सब फॉर्मूले हमने कल के लेक्चर में किए थे। तो इस क्वेश्चन से ये सब फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए और आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो करंट होता है, करंट जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, चार्ज तो करंट में इसलिए वो भी डिपेंड नहीं करता, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी एरिया पर डिपेंड नहीं करते। तो करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज, ये तीन क्वांटिटीज जो हैं वो एरिया पर डिपेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे बड़ा लो छोटा लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करते। तो होप करता हूँ आज का क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा। अब हम आज का टॉपिक सीखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन था, तो इसको यहाँ से रफ करके आज का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक करंट डेंसिटी का। देखो सबसे पहले करंट डेंसिटी का टर्म हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो पहले यहाँ पर समझ लो कि करंट डेंसिटी होता क्या है। करंट डेंसिटी होता है, यहाँ पर देख लो, करंट डेंसिटी इसको हम J से डिफाइन करते हैं, जिसका सिंबल होता है J, वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया ये होता है इसका, बोलते हैं करंट अपॉन एरिया, ये होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। लेकिन सबसे पहली बात कि करंट डेंसिटी हमको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो फ्रेंड एक्चुअली था क्या कि हमको पता है यहाँ पर कि कंडक्टर था हमारे पास, कंडक्टर था हमारे पास, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो हमने इसके ऊपर से करंट का डेफिनेशन निकाला था, जो करंट का हमारा फॉर्मूला आया था I आया था VDE/NA, हमारा ये फॉर्मूला आया था। और कुछ कारणों की वजह से, बिकॉज करंट के पास डायरेक्शन बराबर नहीं था, करंट जो था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा था, तो करंट जो है उसको हमने स्केलर क्वांटिटी मान लिया। हमने क्या माना कि करंट जो है वो क्या है, करंट इज स्केलर, हमने ये क्वांटिटी माना था।
लेकिन फ्रेंड हमको पता है कि करंट का जो एक्चुअली देखो यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट फ्लो करेंगे इस तरफ, लेकिन करंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। मीन्स ये होगा हमारा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट जो है बिकॉज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा आई। ओके, लेकिन हमने माना था कि करंट स्केलर है। हमने क्या माना था कि करंट स्केलर है बिकॉज वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन हमको पता है करंट का ओरिजिन एक्चुअली हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के जड़ से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के जड़ से चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना तभी यहाँ से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक गया। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली मेन ओरिजिन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। मीन्स करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हमको फिजिक्स में एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, मतलब जब समझो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को तो वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं, लेकिन करंट जो है वो स्केलर है। इसलिए हमको फिजिक्स में एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए था जो करंट का वेक्टर इक्विवेलेंट हो। हम क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर इक्विवेलेंट। मीन्स मतलब काम तो सब करंट की तरह करे, लेकिन वो हो वेक्टर क्वांटिटी हो। मीन्स उसके पास भी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, उसको भी हम वेक्टर की तरह एडिशन करना सीखें, उसके ऊपर भी हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब जो है हम उसको लगा सकें। इसलिए हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको कहते हैं जे, जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हमने जे से डिफाइन किया। अब जे क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। जे क्या, इसका डेफिनेशन लिखो, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, वेर एरिया टेकन इज perpendicular to the direction of flow of current। तो हमने क्वांटिटी डिफाइन किया जे, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। वो होता है करंट पर यूनिट, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मीन्स करंट को आप एरिया से डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्वांटिटी आएगा करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज एक्चुअली हम एरिया नहीं लेते हैं, हम एरिया वेक्टर लेते हैं। हमने पढ़ा था जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम फ्लक्स फाइंड कर रहे थे, तो उसके अंदर हम एरिया नहीं लेते थे, हम क्या लेते थे, एरिया वेक्टर। जैसे समझो हमारे पास इस तरह का कंडक्टर है, डस्टर कहाँ चला गया, यहाँ पर देखो, समझो हमारे पास ये कंडक्टर है, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, देखो एक कंडक्टर है, सपोज इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, मेरा करंट का डायरेक्शन है। तो सपोज हमको किसी एक पॉइंट पर, समझो यहाँ पर एक पॉइंट पी है हमारे पास, यहाँ पर हम पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पर हमको करंट डेंसिटी चाहिए। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। मीन्स करंट को एरिया से डिवाइड करना है, और एरिया कौन सा होता है, एरिया टेकन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, ऐसा लिख दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मीन्स हमारा इसके अंदर जो एरिया रहेगा वो ये रहेगा, बिकॉज करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो एरिया लेंगे वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। या तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सपोज ये हमारा एरिया है, देखो ये हमारा एरिया है, तो ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये होता है एरिया वेक्टर। हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, परपेंडिकुलर, देखो ये एरिया का सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो या तो जो करंट डेंसिटी है उसका डायरेक्शन होता है, देखो यहाँ पर लिखो, जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और उसके यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। और दूसरी बात हमने क्या बात की थी, एरिया की। एरिया टेकन या तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, या तो जो सरफेस एरिया होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, या तो आप ऐसे बोल दो, यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हो कि एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट। बिकॉज समझो यहाँ पर इस तरह से हमारा सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस तरह से आएगा। तो एरिया वेक्टर और करंट जो है दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो आप दोनों तरह से समझ सकते हो, दोनों बात एक ही है। या तो आप एरिया लो, ये देखो ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। या तो आप ऐसा बोल दो कि जो एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट होगा। तो सिंपल सी बात है, जो करंट होता है वो हम लोग ने इसको इसलिए फिजिक्स में पढ़ रहे हैं बिकॉज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको कोई ऐसा क्वांटिटी चाहिए था जिसको हम वेक्टर की तरह एडिशन कर सकें या वेक्टर की तरह सब्ट्रैक्शन कर सकें, वेक्टर लॉ लगा सकें। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर है, इसलिए हमने करंट का वेक्टर इक्विवेलेंट निकाला। हमने क्या निकाला, करंट का वेक्टर इक्विवेलेंट निकाला, वेक्टर इक्विवेलेंट, जिसको हमने बोला जे। और जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। अब सपोज हमारे पास स्मॉल एरिया हो कोई, यहाँ पर समझो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हमको किसी एक पॉइंट पर हमको करंट डेंसिटी फाइंड करना है। जैसे इस पॉइंट पर हमको करंट डेंसिटी फाइंड करना है, सपोज मेरा पॉइंट कुछ है, तो मेरा स्मॉल एरिया है, ये स्मॉल एरिया डी ए बोल देता हूँ, ठीक है, और स्मॉल इसमें करंट फ्लो कर रहा है डी आई, टोटल करंट है आई, स्मॉल एरिया से डी आई करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जे इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि जे जो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, और एरिया कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। उसकी भी अभी बात करेंगे, उसको भी अभी फील्ड लेंगे हम। तो यहाँ पर समझो हमारे पास एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया जो है डी ए है, और इसके ऊपर जो करंट फ्लो कर रहा है वो डी आई है। बिकॉज ये किसी बड़े कंडक्टर का पार्ट है, सोचो बड़े कंडक्टर का पार्ट है, पूरे कंडक्टर में सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका छोटा सा जो एरिया जो हो जाएगा डी आई। तो यहाँ पर मैं डी जे लिख सकता हूँ, डी जे क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, स्मॉल करंट डेंसिटी हो जाएगा, करंट जो डी आई हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए। ओके, ये हो जाएगा मेरा स्मॉल करंट डेंसिटी। तो यहाँ से मैं डी आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डी आई इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, ये क्या होगा मेरा, ये तो जे लिख दो यहाँ पर, छोटा सा मैंने इसको जे लिख दिया है, तो हो जाएगा जे इंटू डी ए, जे इंटू डी ए। ये हमारा स्मॉल करंट है, लेकिन समझो हमारा ये हमारा हो जाएगा जे इंटू डी ए, लेकिन हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो अगर कुछ इस तरह से हो, समझो कि ये मेरे करंट फ्लो का डायरेक्शन है, ये मेरे करंट फ्लो का डायरेक्शन है, और यहाँ पर मेरा एरिया कुछ इस तरफ से हो, तो आप क्या करोगे, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, हमको वही एरिया लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर है। तो इसका हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा। सपोज देखो इसका मैं सेंटर ड्रॉ करता हूँ, तो इस सेंटर का हमको एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा इस तरह से। तो यहाँ पर इसका एरिया किस तरह से आएगा, इसका एरिया आएगा इस तरह से, ये हमको एरिया लेना है। सपोज इसका एरिया जो है ए है, तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है सपोज, तो ये जो एरिया हो जाएगा मेरा हो जाएगा ए कॉस थीटा, हो गया, बिकॉज ये ए है, इसका कंपोनेंट है, ये एरिया से छोटा है, ठीक है, इसका हमने कंपोनेंट लिया है जो कि हो जाएगा ए कॉस थीटा। यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर सपोज ये देखो थीटा है, तो ये जो टर्म हो जाएगा मेरा, सपोज ये करंट का डायरेक्शन है, ये मेरा टर्म हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये टर्म हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से आप बोलो एरिया वेक्टर से देखो हमने थीटा एंगल लिया है, या तो बोलो एरिया से थीटा एंगल लिया है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर इस तरह का अगर फिगर होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर इस केस में लिख सकता हूँ मैं, कि इस केस में लिख सकता हूँ मैं जे इक्वल टू हो जाएगा डी आई अपॉन
ये एरिया क्या हो जाएगा मेरा, छोटा सा एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सपोज ये छोटा सा एरिया है DA, मान लेता हूँ छोटा सा एरिया, यहाँ पर करंट जो है छोटा सा फ्लो कर रहा है DI, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा DA cos थीटा, तो यहाँ पर से मेरा DI क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा J DA cos थीटा। तो अगर हमको करंट डेंसिटी दिया हो और एरिया दिया हो और मतलब एंगल दिया हो उसके बीच में, तो हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं, करंट डेंसिटी से करंट, करंट से करंट डेंसिटी, दोनों भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो DI इक्वल टू क्या आ रहा है, J इंटू DA इंटू कॉस थीटा, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द एरिया, ठीक है। देखो वह थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखो यहाँ पर J इंटू DA, ठीक है। J का डायरेक्शन भी अलोंग द फ्लो ऑफ करंट होता है, ठीक है। तो J सपोज ये डायरेक्शन है और ये मेरा एरिया है, उनके बीच में जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे थीटा। तो अगर J और DA के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा ऊपर लिखते हैं कहीं यहाँ पर, उसका मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि DI इक्वल टू हो जा रहा है DA इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन J इंटू DA हो जाएगा यहाँ पर, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन J एंड DA, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, DI इक्वल टू हो जाएगा J डॉट A, ये तो J डॉट DA, ओके। DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, J डॉट DA, ठीक है। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन, अगर J एंड DA है तो DI इक्वल टू हो जाएगा J इंटू DA। तो इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर ठीक है। अगर मेरा J कांस्टेंट हुआ तो J बाहर आ जाएगा लिमिट्स के, कांस्टेंट नहीं हुआ तो उसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर J कांस्टेंट हुआ तो लिमिट्स के बाहर आ जाएगा, मीन्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, लेकिन J अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, उसको इंटीग्रेट करके हमको करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA, और J और DA के बीच में एंगल कितना है, थीटा, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में क्या वेरिएशन करेंगे कि यहाँ पर जो J है उसको वेरिएबल कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर ठीक है, जो एरिया था वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। एरिया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे सपोज हमारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया था। तो यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। अब थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर पहला एग्जांपल करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर इस तरह से एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर इस तरह से मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ जो है L है, इसका ब्रेथ जो है B है, इसका हाइट जो है H है। ठीक, सपोज यहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। करंट का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इस तरफ है, मतलब अंदर ही फ्लो कर रहा है, लेकिन मैंने बाहर ड्रॉ करके दिखाया कि डायरेक्शन क्या है। करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है अंदर I। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करंट डेंसिटी, ये हमारा क्वेश्चन है। ये करंट डेंसिटी फाइंड करो। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू होता है I अपॉन A। ठीक है, J इक्वल टू होता है I अपॉन A। I क्या है, यहाँ पर करंट I दिया है, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमको वही लेना है, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर हो करंट के। तो करंट के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, यहाँ पर देखो ये मेरा H है और ये मेरा B है। तो करंट के परपेंडिकुलर यही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये वाला H और B। तो यहाँ पर हो जाएगा I अपॉन BH। ठीक है, अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट, तो अच्छा इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, J इक्वल टू I अपॉन BH।
अगर सेम यही डायग्राम में ड्रॉ करूं इस तरह से, ओके सेम ही है, ठीक है, ये मेरा H है, ये मेरा B है, ये मेरा L है, और यहाँ पर करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर जो J की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी I अपॉन, अब परपेंडिकुलर एरिया कौन हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर एरिया ये हो जाएगा, ये करंट है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है हमारा, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा L है, और ये मेरा क्या है, ये वाला क्या है मेरा, ये मेरा B है, ठीक, तो मेरा हो जाएगा L इंटू B। तो आपको देखना है करंट का डायरेक्शन क्या है और करंट के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने करंट डेंसिटी फाइंड कर लिया, सिंपल क्वेश्चन। और एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम वो केस भी करेंगे जिसके अंदर हमारा जो करंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है, उसके हम 2-3 क्वेश्चन अच्छे लाए हैं, उसको हम करने वाले हैं, लेकिन अभी सिंपल क्वेश्चन समझो। अब तीसरा केस करते हैं, यहाँ पर सपोज इस तरह सिलेंडर दिया है, ओके, इस तरह से सिलेंडर दिया है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, ओके, इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से पूछा है फाइंड करंट डेंसिटी, फाइंड करंट डेंसिटी। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे देता हूँ आपको, समझो। पहला ऑप्शन A B, इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, ओके। ये ऑप्शन सपोज देता हूँ I अपॉन पाई R स्क्वायर, बी ऑप्शन I अपॉन 2 पाई R, सी ऑप्शन I अपॉन पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन 2I अपॉन पाई R स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन से आप इसको ट्राई कर लो पॉज करके। करंट डेंसिटी फाइंड करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर देखो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला एरिया होगा हमारा, ठीक है, ये वाला एरिया होगा, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, I अपॉन ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट किडिंग कर रहा था यहाँ पर, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने ऐसे ही ट्राई कर लिया कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में जस्ट वेरिएशन कर देता हूँ, इस सिलेंडर को मैं हॉलो सिलेंडर बना देता हूँ। हॉलो सिलेंडर मतलब इस तरह से थिकनेस वाला सिलेंडर, इसके अंदर एक और सिलेंडर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मटेरियल सिर्फ इसके अंदर है, अंदर वाला हॉलो है, ठीक है, जितना ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ उतने के अंदर मटेरियल है, अंदर वाला पार्ट जो है वो हॉलो है। ओके, इसका जो रेडियस है सपोज R1 है, इसका जो रेडियस है वो ये पूरा जो है R2 है, ठीक है, ये पूरा R2 है, ये छोटा वाला R1 है। तो समझो, ये देखो, ये मेरा R1 है और पूरा जो है मेरा वो R2 है। अब फाइंड करो, फाइंड द करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट तो अभी भी इसी तरह फ्लो कर रहा है, फाइंड द करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी फाइंड करना होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे, J इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन A। अब इसमें समझो, यहाँ पर कोई मटेरियल है ही नहीं, यहाँ पर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो वहाँ पर करंट फ्लो करेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं, तो करंट फ्लो कहाँ करेगा, करंट फ्लो करेगा सिर्फ मटेरियल के अंदर यहाँ पर, तो सिर्फ उतना ही एरिया हमको लेना पड़ेगा, वही बात का आपको ध्यान रखना था। सिंपल सा क्वेश्चन है अभी भी। तो J इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन, ये एरिया कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हो जाएगा पाई अपॉन, देखो पाई R, देखो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 में से R1 घटा दो तो इतना एरिया बच जाएगा, वही एरिया हमने लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा I अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने करंट डेंसिटी फाइंड कर लिया। करंट पूछा होगा तो क्या करोगे,
करंट अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको जे दिया होता, इस तरह से जे दिया होता और करंट पूछा होता तो आई इक्वल टू जे इंटू ए कर देते, आई इक्वल टू जे इंटू ए कॉस थीटा कर देते, बिकॉज जे इंटू ए कॉस थीटा कर देते। तो यहाँ पर जे और ए के बीच में एंगल 0 है, ठीक है। यहाँ पर एरिया वेक्टर और जे के बीच में एंगल 0 है, तो यहाँ पर एक कॉस 0 हो जाएगा 1, तो इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू जे इंटू ए, तो आई इंटू जे इंटू पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये एरिया वेक्टर है। देखो एरिया वेक्टर और जे के बीच में, दोनों के बीच में डायरेक्ट एंगल कितना हो जाएगा 0। ए क्या है मेरा एरिया वेक्टर है, जे क्या है करंट डेंसिटी है। तो इस तरह से हमको करंट मिल जाएगा। इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज जे हमको कांस्टेंट दिया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर जे जो है वेरिएबल है, उसको करने का तरीका बताते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन उसके बेस पे भी हम करेंगे। आज हमारा छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है। अब क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर फाइंड करंट फ्लोइंग, ठीक है। ये पूरा मेरा एक सिलेंडर है। अब मैं थोड़ा जे को वेरिएबल करता हूँ, उसको किस तरह से इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है वो हम समझते हैं। समझे, ये हमारा सिलेंडर है हमारे पास, इसका रेडियस जो है r है। क्या बोल रहा हूँ, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू सिलेंडर इफ J is varying as J is, इसका लेंथ सपोज L है, मान लो इसका लेंथ जो है टोटल वो L है, ठीक है। इसका मान लो टोटल लेंथ L है। तो वेयर J is varying as, यहाँ पर लिखो J इक्वल टू J नॉट स्मॉल r अपॉन r, ठीक है। इस तरह से J वेरी कर रहा है मेरा, J इक्वल टू स्मॉल r अपॉन r, वेर स्मॉल r इज द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन पूछा है, हमको करंट फाइंड करना है यहाँ पर। अगर हमारा जो जे है वो वेरिएबल है, वेर और जो आर है यहाँ पर वो डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कर लो। सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, सिलेंडर का। तो यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है वो इस तरह से कुछ वेरी कर रहा है। मीन्स सपोज आर इक्वल टू 0 डालोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, r इक्वल टू r डालोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो r इक्वल टू 0 डालने पे मीन्स यहाँ पर सेंटर पे मेरा करंट की डेंसिटी जो है वो 0 है, और r इक्वल टू r डालोगे सपोज तो यहाँ पर आ जाएगा J नॉट। अगर r इक्वल टू r डालोगे तो J इक्वल टू G नॉट। मीन्स हमारा इस पॉइंट पर करंट की डेंसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब सेंटर पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ऊपर जो है चार्ज की डेंसिटी बढ़ जा रही है और सरफेस पर जो है मैक्सिमम है। यही होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कंडक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, उनके सरफेस पर ही ज़्यादा चार्ज होता है, तो कंडक्टर के अंदर कुछ इस तरह से वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर ऊपर जो है देखो बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और नीचे जो है एक्सिस पर जो है चार्ज की वैल्यू जो है 0 है। मीन्स यहाँ पर करंट बहुत ही कम फ्लो कर रहा होगा, ऑलमोस्ट 0 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, देखो हमको पता है यहाँ पर कि देखो करंट, देखो आर जो है डिस्टेंस वेरिएबल है, इसका मतलब आर जो है कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। तो हर पॉइंट पर करंट की डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखोगे आई इक्वल टू जे, मतलब जे हो जाएगा DA हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस बार हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज जे जो है हमारा वेरिएबल है। और दूसरी बात एरिया कौन सा ले, अब बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा ले।
जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलता जा रहा है। समझो यहाँ पर से कुछ करंट आ रहा है, लेकिन करंट जो है जैसे जैसे मतलब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है यहाँ पर आर इक्वल जो हम स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा एरिया लें? पहला छोटा वाला एरिया लें। सपोज ये एरिया लें हम कि ए एरिया लें, बड़ा वाला एरिया लें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सारे एरिया का हमको समेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सारे एरिया का समेशन। तो उसको किस तरह से करते हैं? मैं यहाँ पे मानता हूँ सपोज इसका रेडियस आर, मैं मानता हूँ कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर से को इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक, इसका रेडियस आर है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर हम डी आर विड्थ का एक लेते हैं। ठीक है, डी आर विड्थ का एक सिलेंडर लेता हूँ मैं। ठीक, मैंने क्या किया है यहाँ पर से इसका देखो पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर एक डी आर विड्थ का इस तरह से सिलेंडर ले लिया है। ठीक, बिकॉज जो है आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है, तो हमने एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर ये जो है इसका थिकनेस जो है डी आर है, उतने विड्थ का मैंने सिलेंडर ले लिया है, उतने विड्थ का मैंने सिलेंडर ले लिया है। तब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या होगा? समझो यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ डी ए इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज हमने आर डिस्टेंस पर लिया है तो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। हमने आर डिस्टेंस पर लिया है तो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। देखो 2 पाई स्मॉल आर इसका सर्कमफरेंस है और डी आर जो है उसका एरिया है। तो यहाँ पर डी ए हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया। अब इसी को हम यूज़ करेंगे अपने इक्वेशन में। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, बिकॉज हमारा जो आर था वो वेरिएबल है, आर जो है वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। तो हमने एक डिस्टेंस पर इस तरह से सिलेंडर ले लिया है। ठीक है, इस तरह से सिलेंडर ले लिया है। तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर, इसका लेंथ इंटू इसका थिकनेस हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। अब इसको यूज़ करते हैं अपने इक्वेशन में, तो हो जाएगा आई इंटू, देखो जे की वैल्यू क्या है? जे नॉट आर अपॉन आर, तो हो जाएगा जे नॉट आर अपॉन आर इंटू डी ए क्या है मेरा? और डी ए जो है 2 पाई आर इंटू डी आर है और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब एरिया वेक्टर इसका इस तरह होगा और करंट भी इसी तरह फ्लो कर रहा है, तो और कॉस थीटा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू, तो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, जे नॉट इंटू 2 पाई अपॉन आर कांस्टेंट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर। अब आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? आर 0 से लेकर आर तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर 0 से लेकर आर तक पुट कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आएगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा जे नॉट इंटू 2 पाई अपॉन आर, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और 0 से लेके आर, तो यहाँ पर हो जाएगा जे नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? जे नॉट 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। तो जब जो है जे इस तरह से वेरिएबल हो तो हमको इस तरह से सॉल्व करना है, देखना है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, कहाँ से वेरी कर रहा है। अगर यहाँ से वेरी कर रहा होता उस हिसाब से हम एरिया लेते, लेकिन इस तरह से वेरी कर रहा था तो हमने उस हिसाब से क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। तो इसके बेस पर 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, उसको पहले हम पॉज करके ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले इसको पॉज करके ट्राई कर लेना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो इसको रफ करके वो क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसके तरह ही कुछ सिमिलर है। देखो क्या बोला है, द करंट डेंसिटी अक्रॉस द सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल कंडक्टर है हमारे पास, इसका जो रेडियस है वो आर है, और करंट डेंसिटी किस तरह से वेरिएट कर रहा है? J इक्वल टू आ रहा है जे नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर। ओके, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो हमको जो आर दिया है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है।
ठीक है। जो आर जो जे नॉट है मीन्स करंट डेंसिटी जो है वेरिएबल है, मीन्स इधर जीरो होगा, मीन्स देखो आर इक्वल टू जीरो डालोगे तो यहाँ पर जीरो डालोगे। अच्छा इस केस में देखो, इस केस ध्यान दो, ये केस ध्यान दो कि यहाँ पर आर इक्वल टू अगर जीरो डालोगे, आप स्मॉल आर इक्वल टू जीरो डालोगे तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आ जाएगा जे नॉट, मीन्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। मीन्स इस केस में हमारा करंट डेंसिटी इस तरह से वेरिएशन कर रहा है कि एक्सिस पर उसका जो डेंसिटी है मैक्सिमम है, और यहाँ पर देखो आर इक्वल टू आर डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, 1 - 1, मतलब सरफेस पर उसका करंट डेंसिटी जो है वो ज़ीरो है। तो इस केस में कुछ अलग तरीके से वेरिएशन कर रहा है। ओके, दस द करंट डेंसिटी इज मैक्सिमम एट जे नॉट। अच्छा वही बात बोल रहा है इसके अंदर कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा और यहाँ पर होगा जो है मिनिमम होगा। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन टर्म्स ऑफ जे नॉट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इसको हमको बोला है ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। हमको करंट डेंसिटी हमको फाइंड करना है, करंट ऑप्शंस दिए हैं आपको, पॉज करके ट्राई कर लो। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए कॉस थीटा। जे और डी ए बीच में एंगल तो ज़ीरो है, देखो ये मेरा डी ए वेक्टर है और इसी डायरेक्शन, बिकॉज करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा। ओके, ये मेरा करंट का डायरेक्शन, तो जे और करंट का डायरेक्शन सेम ही होता है, तो डी ए वेक्टर और करंट के बीच में एंगल ज़ीरो है इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा जे इंटू डी ए। जे जो है वेरिएबल दिया है मेरा, और डी ए भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर डी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। हम डी आर विड्थ का एक क्रॉस सेक्शन लेंगे जिसका थिकनेस जो है वो डी आर हो जाएगा, जिसका एरिया जो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो वही वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है पिछला जैसा। तो जे नॉट क्या है, सॉरी जे है जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। एरिया क्या है मेरा, एरिया है 2 पाई, एरिया है मेरा 2 पाई और आर इंटू डी आर। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर 2 पाई इंटू जे नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, अंदर हो गया आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। ये स्मॉल आर था उसको मैंने अंदर घुसा लिया और यहाँ पर हो जाएगा डी आर। अब वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से लेके कैपिटल आर तक करंट की डेंसिटी। इंटीग्रेट कर लो इसको, हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ आर क्यूब अपॉन 3r। ये सब तो आपको आता ही होगा, 0 से लेके r तक। r पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आएगा मेरा, देखो यहाँ पर r पुट करोगे तो क्या आएगा 2 पाई जे नॉट, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई 3। ओके, यही बचेगा। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। तो 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 6, इसका मतलब आ रहा है जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3। तो जैसे पाई आर स्क्वायर को ए बोला है तो जे नॉट इंटू ए बाई 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसी तरह का था। करंट की डेंसिटी जो थी वेरिएबल थी, यहाँ पर इस तरह से वेरिएशन था कि यहाँ पर मैक्सिमम है और सरफेस पर जो है 0 है। ओके, तो इस तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो यहाँ पर देखो करंट डेंसिटी का वेरिएशन किस तरह से दिया है, देखो क्या बोला है, द करंट डेंसिटी वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस आर एस जे इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सिस्टम दिया है। ओके, और ये मेरा रेडियस आर है, और फिर से करंट डेंसिटी रेडियली जो है वेरिएशन कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, इन अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस जो है आर है। द करंट पासिंग थ्रू द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस r/3 एंड r/2। ठीक है,
तो करंट पासिंग द करंट डेंसिटी वेरिएशन एज रेडियल डिस्टेंस AR², द करंट पासिंग थ्रू द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस R/3 एंड R/2। मतलब R/3 से लेके R/2 तक कितना करंट डेंसिटी है, कितना करंट पास कर रहा है, वह हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो J इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, J इक्वल टू AR²। फिर से यहाँ पर वही सेम काम करते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r हम एक इसका विड्थ ले लेते हैं, इस तरह से एरिया लेते हैं, स्मॉल एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, J इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी I इक्वल टू हो जाएगा J, जिसको मैं लिख रहा हूँ AR² इंटू एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन खास है, हाँ, इसका इंटीग्रेशन पूछा कहाँ से कहाँ तक है, R/3 से लेके R/2 तक पूछा है, तो उसका इंटीग्रेशन वहाँ से वहाँ तक ही करना, R/3 से लेके R/2 तक। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 2π कांस्टेंट बाहर, अंदर बच रहा है R³ dr। R/3 से लेके R/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2πa, ये हो जाएगा R⁴/4, R/3 से लेके R/2 तक। तो वैल्यू पुट करो, हो जाएगा 2πa, अंदर क्या बच रहा है, R⁴/16 माइनस R⁴/3/4 R/2 मीन्स हो जाएगा, R/3 पुट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 इंटू 4। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल लोगे तो 2πa/4 बचेगा नीचे, हो जाएगा R⁴/4 और यहाँ पर R⁴/81 बचेगा। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो आपको जो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बताता हूँ आपको। ऊपर तो R⁴ का टर्म बनने वाला ही है और नीचे कुछ बड़ा टर्म आएगा, नीचे आई थिंक सो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऊपर जो है 65 बनेगा, एलसीएम लोगे तो 65 का टर्म ऊपर जो है बन जाएगा, R⁴/4। अच्छा, यहाँ पर भी 4 है, ओके, यहाँ पर भी 4 था तो यहाँ पर आ जाएगा 16, बिकॉज ये 4 यहाँ पर भी आएगा ना। इसका एलसीएम लोगे तो 81 माइनस 16 ऊपर हो जाएगा 65। तो यहाँ पर से आपको जो ए ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। तो सिंपल सा टॉपिक था करंट डेंसिटी, ये क्यों आया, बिकॉज हमको पढ़ा था क्यों आया, हमने उसको पढ़ लिया और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल से उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो करंट डेंसिटी जब वेरिएबल हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाए हमने देखा। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।